हे गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो। यू आर वाचिंग स्टडी हैकर। गाइस, आज कोई एजुकेशनल वीडियो नहीं है, बट ये जो वीडियो है वो एजुकेशनल वीडियो से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो गाइस, इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ एनडीए की 90 डेज की स्ट्रैटेजी। आपकी लास्ट 3 मंथ्स की यानी कि जो 90 डेज की स्ट्रैटेजी है उसका किस तरीके से आपको फॉलो करना है। तो मेरी जो स्ट्रैटेजी है उसको आप एक बार फॉलो कर लेना। इसमें जो टारगेट मैंने जो रखा है वो 400 प्लस का रखा है। अगर आप मैं जो बताता हूँ उस तरीके से फॉलो करते हो और आपके 400 प्लस नहीं आते हैं तो चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना और वीडियो को डिसलाइक भी कर देना। बट आपको पहले शिद्दत से मेहनत करनी पड़ेगी। और मैंने जो इसमें मिनिमम टारगेट लिए हैं वो भी बहुत ही कम लिए हैं, जो कि एक एवरेज स्टूडेंट कर सकता है। तो देखो, सबसे पहले अपना क्या है, मैथ का पेपर होता है, पेपर 1 मैथ्स का है। इसमें मैंने सिर्फ मिनिमम टारगेट रखा है 150। 300 में से आपको सिर्फ 150 नंबर लाने हैं। और वो किस तरीके से आएंगे वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, 150 का मतलब क्या था, 60 प्लस क्वेश्चन अगर आप सही कर देते हो तो आपके 150 पक्के हो जाते हैं। 60 पे ही 150 होते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का होता है और 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। तो देखो, मैंने सबसे पहले क्या है आपको इम्पोर्टेंट चैप्टर बताए हैं। तो मैंने जो कुछ इम्पोर्टेंट चैप्टर बताए हैं जो कि लगभग 10 हैं, तो इनको कर लेते हो आप तो आपको 150 नंबर कहीं नहीं है, बिल्कुल सिक्योर हो जाएंगे आपके 150 नंबर। तो इसमें सबसे पहले जो आता है वो है ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसकी ट्रिग्नोमेट्री इंपॉर्टेंट के साथ साथ इसमें ज़्यादा ट्रिक्स भी हैं, ट्रिक्स भी बहुत ज़्यादा आती हैं। ट्रिक्स मैंने जो डाल रखी है इसकी कम से कम 22 से 23 ट्रिक हैं, यानी कि 24 लगभग हैं, इतनी ही हैं। उन्हें आप देख लीजिए, उससे भी काफ़ी अच्छा स्कोर हो जाएगा इसमें। अदरवाइज ट्रिग्नोमेट्री की आपको मेरे पूरी वीडियोस देखनी है। अगर आपको कोई भी डाउट लगता है तो मेरा जो ग्रुप है स्टडी एनडीए स्टडी हैकर का, उसमें आप पूछ भी सकते हो। जो पहला चैप्टर है वो है ट्रिग्नोमेट्री। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो ट्रिग्नोमेट्री के 10 से 15 क्वेश्चन के बीच में जो है फ्लक्चुएट होते रहते हैं। क्वेश्चन एक बार 18 भी आ चुके हैं और कम से कम मिनिमम 10 तो पक्के ही मान के चलते हैं, ठीक है। तो ऑन एन एवरेज 12-13 क्वेश्चन आते ही आते हैं ट्रिग्नोमेट्री से। ट्रिक से भी लगभग 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं, 7-8 क्वेश्चन आ ही जाते हैं ट्रिक से भी, ठीक है। तो ट्रिक्स जरूर देखनी है आपको, ठीक है। मैंने जो शॉर्ट्स वीडियो में ट्रिक्स कराई हैं उन्हें आप देखिए। इसके बाद जो सेकंड चैप्टर है वो है मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट। सेकंड चैप्टर मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका जो वेटेज है करीब 10 से 12 क्वेश्चन का है। तो अगर आप अच्छी तरीके से मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट कर लेते हो तो आप अच्छी तरीके से 10 यानी कि 25 मार्क्स के लगभग 20 से 25 मार्क्स आपके सिक्योर हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद तीसरा जो चैप्टर है वो है सेट रिलेशन एंड फंक्शंस। ये भी क्या है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे 7 से 8 क्वेश्चन आप कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। मैंने फिर यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर लिया। कॉम्प्लेक्स नंबर 4 से 5 क्वेश्चन इतने ही होते हैं लगभग। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 4 से 5, ठीक है। इसके बाद आपको करनी है 2D ज्योमेट्री, ठीक है। 2D ज्योमेट्री का भी वेटेज काफ़ी अच्छा है, 8 से 10 क्वेश्चन लगभग। तो यहाँ से भी आप 20 से 25 मार्क्स सिक्योर कर सकते हो अपने। इसके बाद वेक्टर एंड 3D। वेक्टर 3D में 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि वेक्टर 3D क्या है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके क्वेश्चन 10 से 12 आते ही आते हैं। इसके बाद स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स भी क्या है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 6 से 8 क्वेश्चन। प्रोबेबिलिटी, इसके भी 6 से 8 क्वेश्चन। और लास्ट है डिफरेंशियल इक्वेशंस। बट इससे पहले आप डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन भी सीख लेनी चाहिए डिफरेंशियल इक्वेशन से पहले, क्योंकि तभी इसमें अच्छी तरीके से पकड़ बन पाती है। तो इसके भी 6 से 7 क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर मैं इन्हें फाइनली अगर मैं कंक्लूजन निकालूं तो इसमें जो मिनिमम क्वेश्चन हैं वो 65 से 70 लगभग हो जाते हैं। और मैक्स जो क्वेश्चन है 85 से 90, ठीक है। तो अगर आप अच्छी तरीके से इन्हें कर लेते हो विद प्रैक्टिस, और मैंने आपको क्या है मैथ्स के जो हार है वो भी अलॉट करके दिए हैं कि आपको लगभग कितने हार्स देने चाहिए। तो लगभग आपको 5 आवर्स देने चाहिए, 5 से 6 आवर्स, 6 घंटे भी दे सकते हो आप। तो मिनिमम कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या है, 65 से 70 है, ठीक है। इसके अगर बीच में भी ले आते हो, अगर मान लो अगर 70 के आसपास भी कराते हो तो 150 का जो स्कोर है वो पूरी तरीके से सेक्योर है, ठीक है। तो 150 ईजिली आ जाएंगे आपकी। बस आपको ये जो चैप्टर है इनको थोरोली पढ़ना है, ठीक है। और जो मैंने 5 आवर्स का जो टाइम जो मैंने अलॉट किया है मैथ्स को, उसको मैं इंटरनली भी अलॉट किया है। इसमें देखो 1 घंटे में आपको पीवाईक्यू करने हैं, क्योंकि पीवाईक्यू इज मोस्ट इंपोर्टेंट। पीवाईक्यू जो है बहुत इंपोर्टेंट होते हैं। 14 साल के जो है, 16 साल के जो पीवाईक्यू हैं सारे के सारे करने हैं। मेरी वीडियोस को गो थ्रू कर सकते हो आप, ठीक है, जिसमें सॉल्यूशंस कराए मैंने। उसके बाद 2 घंटे की आपको करनी है प्रैक्टिस और 2 घंटे की लर्निंग। सबसे पहले कंसेप्ट सीखना बहुत जरूरी होता है। तो कंसेप्ट सीख सकते हो आप मेरे यूट्यूब चैनल से, ठीक है। मैंने काफ़ी अच्छी तरीके से बिल्कुल
ईजी वे में कोशिश की है कि बिल्कुल ईजी वे में समझा सकूँ, और याद करने की मैंने साथ साथ ट्रिक बताई है किस तरीके से भी याद रख सकते हो। ठीक है, सबसे पहले लर्निंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद आती है प्रैक्टिस की बारी। प्रैक्टिस के लिए बुक आप आर एस ले सकते हो, आर एस काफ़ी अच्छी बुक है। ठीक है, और आप जो चाहो वो वाली बुक ले सकते हो, लेकिन मैं आर एस करता हूँ। दूसरी चीज़ पी वाई क्यूज आप किसी की भी ले सकते हो, जैसे कि दिशा की बुक आती है उसमें ले सकते हो, 16 ईयर्स वाली। उसके पी वाई क्यूज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पी वाई क्यूज के जो सॉल्यूशंस हैं वो मैंने अपलोड कर रखे हैं, अगर आपको कोई भी डाउट लगता है तो पूछ भी सकते हो आप ग्रुप में। ठीक है, तो मैथ्स में 150 क्वेश्चन, 150 जो नंबर है वो उनको सिक्योर करके रखने चाहिए। और जो लोग 85 to 90 कट ऑफ पार करने की सोचते हैं तो उनका कभी नहीं होने वाला। हमेशा रैंक की तरफ सोचना चाहिए कि अच्छी से अच्छी रैंक आए। लेकिन जो कट ऑफ की तरह देखते हैं मैथ्स की, मान लो मिनिमम कट ऑफ अगर मान लो 75 to 80 जाती है, तो जो सोचते हैं कि हम 85 to 90 स्कोर कर लेंगे और मैथ को पार कर लेंगे, तो उनसे कभी मैथ्स पार होने नहीं वाली। ठीक है, तो कम से कम इतना स्कोर तो रखना ही रखना है। इसके बाद पेपर 2 की बारी, तो यहाँ से अपने 150 नंबर कैसे भी कैसे करके सिक्योर करने ही करने हैं। ठीक है, इसके बाद अगर आप देखो मैथ्स में डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ साथ जो मैंने यहाँ पे बताया, इसके साथ साथ आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन भी आनी चाहिए। तो वहाँ से भी डिफरेंशिएशन से भी लगभग 3 से 4 क्वेश्चन बन जाते हैं, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करो, इंटीग्रेशन करो, डायरेक्ट 3 से 4 क्वेश्चन मिल जाते हैं। ठीक है, तो 150 नंबर तो बड़े आराम से सिक्योर हो जाएंगे इसमें। ठीक है, अब दूसरा जो पेपर आता है, अब आपके 150 नंबर यहाँ पे सिक्योर हो चुके हैं। अब दूसरा जो पेपर आता है जीएटी, ये क्या है, ये एक बिल्कुल वास्ट सिलेबस है। यूपीएससी ने मेरे हिसाब से इसको इस वजह से डाला है क्योंकि जिसको टाइम मैनेजमेंट का कंसेप्ट पता होगा, जिसको टाइम मैनेजमेंट करना आता होगा, वो जीएटी को क्लियर कर लेगा। तो क्योंकि यूपीएससी ने इस वजह से डाला है क्योंकि इसमें कितने सब्जेक्ट दिए हैं, लगभग 10 सब्जेक्ट दिए हैं, मतलब 8 सब्जेक्ट दिए हैं लगभग। ठीक है, तो आप देख सकते हो इंटरनली लगभग 7 से 8 सब्जेक्ट हैं इसमें। तो इसमें टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले मैंने शुरुआत में बताइए आपको कि हमारा टारगेट क्या है, 900 में से 400 प्लस है। अगर ये फुल स्ट्रेटजी होती तो मैं 450 प्लस ले लेता, लेकिन मैंने क्या 400 प्लस ही रखी है। तो अब देखो इसमें देखो मैथ्स मैथ्स क्या है, मैथ्स तो आपको जब से स्टार्ट कर रहे हो पढ़ना, मैथ्स को कभी नहीं छोड़ना है। मैथ्स के 5 घंटे बिल्कुल अच्छी तरीके से एक्योर होने चाहिए, क्योंकि मैथ्स क्या है, एनडीए ही मैथ्स है, क्योंकि मैथ्स सब कुछ है। जीएटी तो सब कुछ कर लेते, जीएटी में सब कुछ फोड़ देते हैं, लेकिन मैथ्स में हर कोई नहीं फोड़ पाता। ठीक है, तो मैथ्स बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, इसके बाद जो मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट आता है वो है इंग्लिश, जो कि क्या है 200 मार्क्स की आती है। तो देखो मैंने इसमें भी क्या है, बिल्कुल मिनिमम टारगेट किया है 100 नंबर का, बिल्कुल 50% टारगेट किया है। 100 नंबर तो बहुत ही कम हो, मतलब 100 नंबर आपको क्या है ऑमिट करने हैं इसमें। 200 में सिर्फ 100 का टारगेट लिया है मैंने, और इसके लिए मैंने जो टाइम अलॉट किया है वो है 3 आवर्स। जिसमें देखो जो सिनोनियम और जो एंटोनियम है, इनको आपको अलग अलग नहीं पढ़ना है। जैसे कि कुछ बच्चे क्या करते हैं कि जो सिनोनियम और एंटोनियम के चार्ट बना लेते हैं फिर उनको रटते रहते हैं, तो ऐसे वोकैब कभी नहीं होने वाली। वोकैब जो करना है, इरिस्पेक्टिव ऑफ ना सिनोनियम याद करना ना एंटोनियम याद करना, इस तरीके से मत याद करना, सीधे जो मीनिंग लिखी उसका मतलब ध्यान करना है। और पढ़ना क्या है, सिनोनियम पढ़ना है ना कि एंटोनियम। एंटोनियम तो कभी रटना ही नहीं। बहुत बच्चे एंटोनियम रट लेते हैं, वो रटने में कुछ मजा नहीं है। तो समझना है, वोकैब समझ के करनी है, जितनी वोकैब पढ़नी है समझ के करनी है। तो लगभग अगर आप 20 से लगभग 15 से 20 वर्ड भी याद कर ले तो काफ़ी अच्छी अमाउंट में वर्ड हो जाएंगे आपके। ठीक है, और ये जो मैंने इंग्लिश का जो स्ट्रक्चर दिया है, इंग्लिश में आते हैं 50 क्वेश्चन जो कि होते हैं 200 नंबर के। और मैंने जो उसमें जो 30 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चन यानी कि 120 मार्क्स तो पहले से ही फिक्स है, जो कि सिनोनियम एंटोनियम और स्पोर्टिंग एरर के 10-10 क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल फिक्स है ये क्वेश्चन, क्योंकि ये बहुत बार से रिपीट हो रहे हैं ये। और बाकी जो 20 नंबर है, 20 क्वेश्चन है सॉरी, उसमें ईडियम्स पीक्यूआरएस फ्लप्स। ठीक है, और जैसा कि मेरा मानना है कि जो ईडियम्स है वो भी क्या ट्रेंड में आ चुका है, क्योंकि हर कंपटीशन एग्जाम में लगभग ईडियम्स आ रहा है। तो इसमें क्या ईडियम्स भी मान सकते हैं, तो 40 क्वेश्चन तो फिक्स हो चुके हैं अपने। और पीक्यूआरएस भी आ रहा है। ठीक है, तो पीक्यूआरएस फ्लप्स कॉम्प्रिहेंशन, इनमें क्या फ्लक्चुएशन होती रहती है, लेकिन ये 40 तो फिक्स है ना अपने क्वेश्चन। तो इनको इसमें 40 चौका 160 होते हैं, क्योंकि हर एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है। तो मैं तो सिर्फ 100 का टारगेट रखा है, तो बहुत इजी तरीके से गेट हो सकता है। बस 3 घंटे देना है। ठीक है, 1 घंटा बुकें पढ़नी है बिल्कुल शिद्दत से, कहीं से पढ़ो, 1 घंटा बुकें बस मीनिंग याद करनी है 20 अप्रॉक्स। उसके बाद कंसेप्ट पढ़ना है, स्पॉटिंग एरर लगाने हैं, तो 1 से 1.5 घंटा आप स्पॉटिंग एरर को दे सकते हो। इसके बाद एक आर दे सकते हो ईडियम्स को, पीक्यूआरएस को, फ्लप्स को। और मेरी सजेशन ये रहेगी
कि ये जो पी क्यू आर एस है और जो फ्लिप्स हैं ये सरल होते हैं बिल्कुल। ठीक है, फ्लिप्स में वही अगेन इंग्लिश ग्रामर का ही रूल है। तो फिलिप्स इन देखो पी क्यू आर एस का है, बिल्कुल इजी टॉपिक है। तो इसको क्या करो, एग्जाम से 10 दिन पहले या 5 दिन पहले थोड़ी सी बहुत प्रैक्टिस करके जानी चाहिए। सिर्फ इतना। पी क्यू आर एस की ट्रिक्स भी होती हैं करने की। ठीक है, तो पी क्यू आर एस क्या है, सिर्फ 5 या 7 दिन पहले ही उठाओगे। ठीक है, ईडियम्स को याद करते रहो। ईडियम्स क्या 10 से 15 याद करते रहो डेली, क्योंकि ईडियम्स क्या याद भी हो जाते हैं, क्योंकि उनमें हिडन मीनिंग छुपा रहता है, क्योंकि एग्जैक्टली मीनिंग वही कहता है, थोड़ी इंडिकेशन लैंग्वेज होती है। तो ईडियम्स भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो 1 घंटा वोकैब के लिए, 1 घंटा स्पॉटिंग के लिए और 1 घंटा ईडियम्स के लिए, इन दोनों को आप मैनेज कर सकते हो। इसको 1.5 आवर दे सकते हो, इसको आधा घंटा दे सकते हो। इस तरीके से आपको मैनेज करना है। ठीक है, तो इंग्लिश में 200 में सिर्फ मिनिमम मार्क्स 100 मार्क्स लाने हैं सिर्फ, जो इससे और कम का टारगेट रखा है। दूसरा सब्जेक्ट क्या है अपना, साइंस है। तो मुझे जैसा लगता है कि एनडीए देते हैं, इसमें 90% बच्चे पीसीएम स्ट्रीम से ही होते हैं। तो उनके लिए मैं सोचता हूँ कि साइंस ठीक रहती है उनके लिए। तो देखो इसमें जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, तो सबसे पहले जो आपका मेन बिल्कुल अट्रैक्शन रहनी चाहिए, फिजिक्स और केमिस्ट्री की तरफ रहनी चाहिए। बायोलॉजी को काट दो, क्योंकि पीसीएम का बच्चा बायोलॉजी पढ़ने में थोड़ी दिक्कत आती है। और बायोलॉजी कितना है, 30 मार्क्स से आता है लगभग। तो 900 में से मैंने क्या आप शुरुआत में बता दिया है आपको, लगभग 450 से 500 नंबर ओमिट करने हैं। तो इतना बड़ा वेटेज है ओमिट करने के लिए हमारे पास। तो ये 30 मार्क्स की क्या वैल्यू है, कुछ वैल्यू नहीं है, तो इन्हें छोड़ दो सीधे। ठीक है, क्योंकि हमें सीधे सीधे 450 मार्क्स ओमिट करने हैं। कितना बड़ा नंबर है ये। गाइज यहाँ तक मैंने आपको बता दिया था कि फिजिक्स और केमिस्ट्री पहले पढ़ना। ठीक है, बायोलॉजी मेरे हिसाब से नेगलेक्ट ही कर देना, क्योंकि 30 नंबर है और 900 में से 450 कितना मार्जिन है हमारे पास। तो 30 नंबर की कुछ औकात नहीं है 450 नंबर के आगे। तो उसको छोड़ दो बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि हमें फोकस करना है 400 450 पे। ठीक है, तो इसके बाद अब चलते हैं जीएस में। देखो जीएस का जो पोर्शन है काफ़ी ज़्यादा वास्ट है। अकेला जीएस 200 नंबर में काफ़ी ज़्यादा वास्ट है, लेकिन हम क्या है, पीसीएम के बच्चे 90%, 92-95% पीसीएम के बच्चे ही होते हैं जो एनडी देते हैं। ठीक है, तो इसमें जीएस क्या है उनके लिए थोड़ी टिपिकल हो जाती है। तो इस केस में उन्हें क्या करना चाहिए, मेरे हिसाब से, मेरे अकॉर्डिंग सजेशन, जो चीज़ मैं फॉलो करता हूँ वो चीज़ आपको ये देखनी चाहिए। सबसे पहले वेटेज पकड़ना चाहिए। तो अगर हम जीएस में सबसे हैवी वेटेज पकड़ें तो ज्योग्राफी का सबसे हैवी वेटेज आता है, जो कि है अप्रॉक्स 80 मार्क्स का आता है। ठीक है, ज्योग्राफी क्यों पकड़ा है मैंने, क्योंकि एक तो इसके दो बेनिफिट हैं। एक तो इसके मार्क्स ज़्यादा हैं जो कि 80 मार्क्स हैं। ठीक है, दूसरी ये चीज़ ये पढ़ने में ज़्यादा आसान रहती है एज कम्पेयर टू हिस्ट्री और अदर सब्जेक्ट इन जीएस। तो ज्योग्राफी एक बिल्कुल मेन सब्जेक्ट आपको समझना चाहिए और अच्छी तरीके से ज्योग्राफी को पढ़ना चाहिए। चाहो तो आप शुरुआत में इसको 2 घंटे भी दे सकते हो, क्योंकि 80 नंबर का सवाल है, अगर यहाँ से 50 भी आ जाते हैं तो भी काफ़ी बड़ी बात होती है। ठीक है, इसके बाद अगर आप करंट अफेयर में देखो, यहाँ पे 200 में सिर्फ 80 का टारगेट लिया है, कितना मिनिमम टारगेट है। ठीक है, अब लास्ट में आपको सिर्फ 50 चाहिए, लेकिन मैंने यहाँ पे 80 का ले लिया। अगर इधर उधर मार्क्स भी होते हैं तो उससे फर्क ना पड़े। ठीक है, लास्ट में क्या होता है, करंट अफेयर। तो मैं मेरा आपसे सजेशन है कि डेली करंट अफेयर ना पढ़े, क्योंकि देखो करंट अफेयर की औकात कितनी है, 40 मार्क्स की है। ठीक है, 30 से 40 मार्क्स की है। तो मेरे आपसे ये सजेशन रहेगा कि जैसे ही पेपर से अप्रोक्स 20 या 25 दिन पहले या फिर 15-20 दिन पहले आप क्या करो, सबसे मेन इवेंट है वो लिखते चलो। जैसे कि थ्रू आउट द प्रिपरेशन अपने 4 या 6 महीने तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो करंट अफेयर डेली मत पढ़ो, मेरा ये सजेशन है। क्योंकि इसमें आपको क्या करना है, डेली आप चाहो तो एक रफ में या फिर साइड में लिखते चलो कि कौन कौन से बड़े बड़े इवेंट आए हैं। तो वहां से फिर जब लास्ट के दिन बचे ना 20-25, तो फिर से उन टॉपिक्स पे जाओ, फिर वहां से एक्सट्रैक्ट करो क्वेश्चन। क्योंकि करंट अफेयर के जो मेनली बड़े बड़े चीज होती हैं, तो वहां से क्वेश्चन नहीं बनता है। ठीक है, अगर मान लो 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर के, तो यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, कि कितने अब अप्रोक्स 20 मार्क्स हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ से कितने 80 में से अगर 50 भी आ जाए तो भी फर्क नहीं पड़ता। तो कितने मार्क्स बनेंगे, 70 मार्क्स बनेंगे कि नहीं। सिर्फ जीएस का कर रहा हूँ, ज्योग्राफी 50 कम से कम बता रहा हूँ मैं 80 में से। ठीक है, और जबकि आप 2 घंटे दोगे तो 50 मार्क्स तो कहीं नहीं जा रहे हैं आपके। ठीक है, उसमें से प्लस के 20 करंट अफेयर के, अगर कम से कम 20 भी आ जाएंगे तो भी क्या फर्क पड़ता है। तो 50 और 20 कितने हो गए, 70 हो गए। ठीक है, आपको क्या करना है, चूंकि हम पीसीएम के बच्चे हैं तो हमें पॉलिटी, हिस्ट्री इनको छोड़ सकते हो आप। ठीक है, इकोनॉमिक्स बिल्कुल फालतू सब्जेक्ट है, ये पॉलिटी भी फालतू सब्जेक्ट है, इन्हें मत पढ़ना। ये सिलेक्शन की परसेंटेज ही गिराएंगे। अब मैं बताऊंगा सिलेक्शन की परसेंटेज किस तरीके से गिराएंगे। जैसे कि मान लो ये तीनों सब्जेक्ट हैं। ठीक है, इसमें हिस्ट्री से आपको नेगलेक्ट करनी पड़ेगी,
क्योंकि 450 नंबर खाने। हिस्ट्री कितने नंबर कहते हैं यार, 50 नंबर की आती है, उसमें भी क्वेश्चन बनते नहीं है। मैं क्या हिस्ट्री की पूरी मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ के गया था, एक भी क्वेश्चन नहीं बना उसमें से। मेरी मेहनत जो थी वो सारी बर्बाद हो चुकी थी। ठीक है, तो इनमें क्या है, वास्ट मतलब ब्रॉड ज़्यादा है। ठीक है, क्वेश्चन का जो अमाउंट है बहुत कम आ पाता है। ठीक है, तो इससे बढ़िया कि इसे नेगलेक्ट कर दें। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो, ये देखो इन्हें लेते हैं पॉलिटी, हिस्ट्री और जो इकोनॉमिक्स है, अगर हम इनको लें तो सच बताऊं तो इन्हें फालतू सब्जेक्ट बोलना चाहिए हमें। क्योंकि इनमें देखो, मान लो पॉलिटी अगर किसी से पढ़ते हो तो आप 1 आवर पढ़ोगे कम से कम, एटलीस्ट एक घंटे की तो क्लास होगी एटलीस्ट। अब उसमें से क्या फिर आप 1 घंटे खुद पढ़ोगे, तो आपको यार मुझे पता नहीं है सिलेक्शन कर रहे हैं या रिजेक्शन कर रहे हैं अपना। अब 1 घंटे खुद पढ़ रहे हैं और 1 घंटे क्या है लर्निंग कर रहे हैं, 1 घंटे प्रिपरेशन कर रहे हैं उसकी। अब मुझे बताओ ये फालतू का सब्जेक्ट है पॉलिटी, 20 नंबर का, आपको 20 नंबर का आता है ये पॉलिटी। तो 900 में से 400 लाना है यार, 20 नंबर को छोड़ नहीं सकते, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। तो सिर्फ ये फालतू बातें इन्हें पढ़ोगे तो रिजेक्शन ही मिलेगा, कुछ नहीं होगा, अपने सिलेक्शन के परसेंटेज ही गिराओगे। ठीक है, हिस्ट्री को आप छोड़ सकते हो, इसमें कोई बात नहीं, 50 नंबर छोड़ दोगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि 900 में से 400 बहुत बड़ा मार्जिन है अपने पास। ठीक है, तो हमने देखो मैंने कितने, इकोनॉमिक्स ये तो फालतू सब्जेक्ट है, एक दो क्वेश्चन आता है और आता भी नहीं है, जो फालतू में पीछे। ठीक है, इनसे अच्छा मैं सच बताऊं तो अगर आपको सिलेक्शन अपना लेना है तो इनसे पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स ये सब फालतू सब्जेक्ट है, इनको बिल्कुल नेगलेक्ट कर दो। इनसे अच्छा है कि अपना इनसे 1 घंटा निकाल के मैथमेटिक्स को दे, मैथमेटिक्स को 5 से 6 घंटे कर लो। ठीक है, इनसे अच्छा ये पॉलिटी, हिस्ट्री फालतू सब्जेक्ट है, मेरे कहने का मतलब ये है। ठीक है, मैं कभी इन्हें पढ़ता नहीं हूँ। और रही बात, बहुत बच्चों को लगता है कि ये एसएसबी में पूछी जाती है, तो ये एसएसबी में कतई नहीं पूछी जाती पॉलिटी, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स। ठीक है, अगर पूछ भी जाती है, वैसे पूछ नहीं जाती सच बताऊं तो। अगर ये मान लो पूछ भी जाती है, इन केस अगर पूछ ली जाती है, तो आपके पास अच्छा जवाब है कि ये क्या है, अपन लोग क्या है पीसीएम से है। ठीक है, तो बोल देना, ज़्यादातर मुझे लगता है कि पीआई में ही पूछी जाएगी। तो यहाँ पर क्या है, आप सीधे सीधे जवाब दे सकते हो कि अपन लोग क्या है पीसीएम के बच्चे हैं, वी आर द स्टूडेंट ऑफ पीसीएम। तो हम जीएस में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते नहीं है, तो उसको हम नहीं पढ़ते। और बता भी देना क्यों नहीं पढ़ते, क्योंकि इसमें क्या है 20-20 मार्क्स हैं। ठीक है, तो रिटर्न के लिए मुझे लगता है ये बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो इससे अच्छा है कि अपने मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करो। मैथ को मेरे हिसाब से तो 6 घंटे देने चाहिए, क्योंकि मैथ जो पहला पेपर होता है वहाँ पर स्ट्रेस भी होता है। ठीक है, तो उसको अच्छी तरीके से करना बहुत बड़ी बात होती है मैथ को। नहीं तो जीएटी में तो 400-400 ठोक के आते हैं बच्चे, 400-500 यहाँ तक, इतने तक ठोक के आते हैं, लेकिन उनका क्या मैथ रह जाता है। तो फायदा क्या जीएटी पढ़ने से, सरल सरल तो फिर हर कोई पढ़ लेगा, ऐसे तो फिर हर कोई क्लियर क्लियर कर लेगा। तो क्यों फिर 5 लाख में से सिर्फ 8,000 बच्चे ही सिलेक्ट हो जाते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको भी 8,000 में आना है तो सबसे पहले अपना मैथ पढ़ो। ठीक है, अब मैं बताऊंगा कि एट अ टाइम क्या क्या पढ़ना है। तो देखो एट अ टाइम, आप अगर मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि देखो एट अ टाइम पढ़ो चाहे कभी पढ़ो, मैथ को नहीं छोड़ना है। क्योंकि मैथ्स मतलब एनडीए। ठीक है, तो मैथ्स को नहीं पढ़ना है, और इसके 6 आवर्स, और मैंने बता भी रखा है कि इंटरनली ब्रेक भी कर रखा है, उसको आप फॉलो कर सकते हो। तो मैथ्स के 6 घंटे पक्के कर लो। ठीक है, ये नहीं छोड़ने हैं। इसके साथ देखो हैवी वेटेज पकड़ना है यार, क्यों फालतू में जाते हो, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स फालतू में, करंट अफेयर फालतू में पढ़ते हो डेली। ठीक है, अपना ही टाइम वेस्ट कर रहे हो, अपने सिलेक्शन के परसेंटेज गवा रहे हो। तो मुझे लगता है कि सबसे जो सिलेक्शन का रेशियो सबसे कम है वो यही चीज़ है। ये यूपीएससी जानबूझ के ये हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी सब्जेक्ट, करंट अफेयर, ये फालतू के सब्जेक्ट ऐसे ही डालता है, जिससे कि क्या सिलेक्शन नहीं रिजेक्शन के चांस बढ़े आपके। ठीक है, तो इसमें टाइम मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा है, मैं आपको बता रहा हूँ किस तरीके से करना है। ठीक है, तो ये वाली स्ट्रेटजी फॉलो कर लो। ठीक है, अगर ये वाली फॉलो कर लो, सिलेक्शन नहीं होता तो अनसब्सक्राइब भी कर सकते हो, वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हो, लेकिन ये स्ट्रेटजी आपको शिद्दत से फॉलो करनी पड़ेगी। लेकिन तो देखो मैथ्स को 6 घंटे, मैथ्स तो हमेशा लेना ही लेना है। अब देखो वेटेज के हिसाब से देखो ना, ये देखो यहाँ से 300 मार्क्स हैं। अब इसके बाद क्या है, इंग्लिश पकड़ो, इन दोनों को सब्जेक्ट को कभी छोड़ना नहीं है। इसके कितने 200 मार्क्स हैं। ठीक है, मैथ और इंग्लिश को कभी छोड़ना नहीं। अब देखो ध्यान से, इन्हें पढ़ते रहोगे तो 500 नंबर में से ही कुछ बनते रहेंगे, क्योंकि ये मैक्सिमम है। इसके बाद जो मैं बारी लेता हूँ वो है फिजिक्स की, क्योंकि फिजिक्स कितने नंबर की आती है, 100 नंबर की। ठीक है, तो फिजिक्स आती है अपनी 100 नंबर की, तो 600 नंबर तो यही हो गए। ठीक है, इसके बाद, और इसके बाद आप ज्योग्राफी पढ़ सकते हो, ये 80 नंबर की है। ठीक है, तो अगर देखो ध्यान से देखो, 680 मार्क्स हो गए। 680 में से 300 तो कहीं नहीं जाएंगे, ये बात तो पक्की है। आधे तो मान लो 340, 330, इतने तो मान सकते हो, इतने तो सिक्योर रहने चाहिए, एटलीस्ट 50% तो सिक्योर रहने चाहिए। तो पहले क्या है, अगर कोई फ्रेशर है,
अगर वो जानना चाहता है कि कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए उसको, तो मेरे हिसाब से उसको मैथ तो कभी छोड़ना नहीं चाहिए, मैथ और इंग्लिश। ठीक है, अगर वो मान लो 10 घंटे ही पढ़ता है तो 6 घंटे यहाँ चले जाएंगे। ठीक है, 2 घंटे इसको दे देना, 6 2 8, और एक एक घंटा इनको दे देना। ठीक है, और रिवीजन की प्रोसेस क्या होनी चाहिए, रिवीजन क्या है, रैंडमली करते रहा करो। ठीक है, रिवीजन के लिए कोई सेपरेट टाइम मत निकाला करो। मैं जैसे कि कोई कोई बोलता कि मंडे टू फ्राइडे पढ़ना चाहिए, फिर सैटरडे संडे का रिवीजन, इस तरीके से मुझे लगता है कि बेकार है, क्योंकि 5 दिन का एक लंबा गैप हो जाएगा, फिर रिवीजन में अच्छी तरीके से बाइंड अप नहीं हो पाएगा कंसेप्ट। तो मेरे हिसाब से पता है क्या होना चाहिए, कि जैसे ही कंसेप्ट पढ़ा उसके लगभग रैंडमली एक दिन बाद बस सिर्फ ऊपर ऊपर से ओरली देख लिया कि किस तरीके से प्रोसेस हो रही है। बस रिवीजन में ये अच्छी प्रोसेस है। ठीक है, कोई सेपरेट टाइम नहीं देना है, आधा घंटा का रिवीजन कर लिया, सिर्फ गो थ्रू हो लिए, पेज पलट ली जल्दी जल्दी से, तो वो होती है रिवीजन की स्ट्रेटजी। तो इसमें क्या है, ये फिजिक्स की हो गई और ये ज्योग्राफी की हो गई। यहाँ पे 600 नंबर आप 680 सिक्योर हो गए। अब देखो, अगर आप शिद्दत से पढ़ोगे तो जो फिजिक्स का सिलेबस है वो 2 महीने में खत्म हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद क्या, केमिस्ट्री उठाना। केमिस्ट्री उठाओगे तो कितने, 50 से 60 नंबर। ठीक है, 70 नंबर इतने ही आएंगे, तो इसमें 60 और एड ऑन कर लो तो कितने आएगा, 740 हो गए। ठीक है, तो इतनी नंबर की 740, और इसमें आपको मैंने और कौन सा बताया, एक करंट अफेयर भी बताया है। ठीक है, तो उतने पढ़ोगे तो लगभग 800 नंबर में से अपन तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, हिस्ट्री वगैरह को छोड़ सकते हो, फालतू में रिजेक्शन ही दिलाएगा आपको। ठीक है, इकोनॉमिक्स के पीछे भागते हैं बच्चे, उनका मैथ्स में फॉर्मूले याद नहीं है, उन्हें इकोनॉमिक्स के पीछे भागते हैं। ठीक है, तो ये सब फालतू है, सब रिजेक्शन के चांसेस बढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये वाली स्ट्रेटजी है जो जरूर फॉलो करना, जो कि मैं फॉलो करता हूँ। ठीक है, मैंने आज तक पॉलिटी से हाथ नहीं लगाया। ठीक है, हिस्ट्री मैंने अगर पढ़ी थी, क्वेश्चन नहीं बने, तो मैंने वहीं पे छोड़ दी हिस्ट्री। इकोनॉमिक्स फालतू सब्जेक्ट है। करंट अफेयर को मैं सिर्फ ये 20-25 दिन पहले पढ़ता हूँ, और 8 में से 4 क्वेश्चन करके आता हूँ। ठीक है, वहां से 16 से 20-18 नंबर हमारे पक्के रहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मेरा स्कोर जो है 450 प्लस ही रहता है। ठीक है, तो बहुत ही शानदार स्ट्रेटजी है, इसको आप फॉलो करो, और रिजल्ट देखो कितनी तरीके से आते हैं, सिलेक्शन का चांसेस बढ़ेंगे। ठीक है, मैंने जो सब्जेक्ट बताया वो बिल्कुल नहीं पढ़ने। अच्छा, अब मैं बता दूं सब्जेक्ट विच डू नॉट रीड, जो सब्जेक्ट जो आपको पढ़ने नहीं है। ठीक है, जो सब्जेक्ट क्या है आपको पढ़ने नहीं है, तो सबसे पहले क्या है, बायोलॉजी। क्योंकि बीइंग अ मैथमेटिक मैथ एस्पिरेंट, तो हम क्या बायोलॉजी नहीं पढ़ेंगे, बिल्कुल स्किप कर देंगे, क्योंकि इसकी औकात भी ज़्यादा नहीं है, 30 नंबर की है, तो इसे छोड़ सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़ क्या है, पॉलिटी। ठीक है, पॉलिटी के आर्टिकल्स याद करने लगे रहते हैं, मैंने आज तक एक आर्टिकल नहीं याद किया। ठीक है, तो ये सब क्या है, यूपीएससी जानबूझ के डालता है कि बच्चों को किसी तरीके से फंसाया जाए, क्योंकि कुछ ना कुछ तो किया जाएगा ना, क्योंकि पेपर इतना ज़्यादा मतलब हार्ड लेवल का नहीं आता। तो उसने उन्होंने क्या सब्जेक्ट बढ़ा दिया जिससे कि बच्चों को टाइम मैनेजमेंट नहीं बना पाए, कंफ्यूज होते रहे कि कौन सा स्टार्ट करें क्या करें। भाई बेटे के हिसाब से जाओ ना, 300 नंबर मैथ में मिल रहे हैं, 200 इंग्लिश में मिल रहे हैं, फिर फिजिक्स पे आओ, फिर ज्योग्राफी पे आओ, तो इस तरीके से कवर कर सकते हो। ठीक है, मैंने यहाँ पे ज्योग्राफी पहले इस वजह से लिया क्योंकि केमिस्ट्री थोड़ी बहुत फिर भी हमको आती है। ठीक है, तो ये आपको जरूर जरूर पढ़ने हैं। ठीक है, हिस्ट्री वगैरह मत पढ़ो, हिस्ट्री पॉलिटी इकोनॉमिक्स मत पढ़ो। ठीक है, पॉलिटी कितने, 20 नंबर पॉलिटी के। ठीक है, इकोनॉमिक्स के मान लो 5 नंबर है। ठीक है, और मैंने करंट अफेयर क्या है, आधे नंबर घटा भी दो, 20 नंबर, तो क्या जा रहा है, तो ये कितने हो गए, एक हिस्ट्री है, हिस्ट्री कितने 50 नंबर मान लो, तो कितने हो गए, 50 और 20 70, 70 और 20 90, 90 और 30 कितने, 120। ठीक है, अप्रोक्स कितने हो गए, 120 नंबर हो गए। तो अपन लोग क्या है, 780 बचे, तो 780 में से 400 या 450 स्कोर आराम से कर सकते हो, जो कि मैं करता हूँ। ठीक है, तो आप भी कर सकते हो, लेकिन स्ट्रेटजी का यही वाली फॉलो करनी है तुम्हें। ठीक है, दूसरी चीज मैं मैथ्स की प्रैक्टिस के लिए आपको ये सजेशन देना चाहूंगा कि जैसे आप मान लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस किए अपने आर एस अग्रवाल से, लेट सपोज मान लेते हैं कि ये किया आपने, तो इसके बाद क्या है, अपन लोग छोड़ देते हैं। अब क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नंबर क्या लेते हैं, सिलेबस के खत्म होने के बाद। तो ये चीज बिल्कुल करना गलत है। जैसे ही मान लो आपने जो क्वाड्रेटिक के थे 70 क्वेश्चन आई थिंक उसमें, तो ये क्वेश्चन आपने किए, तो उसके 2 दिन बाद क्या करो, उन्हें क्वेश्चन को दोबारा से गो थ्रू करो, ऊपर ऊपर से बस क्वेश्चन को पढ़ा और देखा कि माइंड में ही सॉल्यूशन बनाया कि किस तरीके से क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो एक बार क्या है, उससे रिवाइज हो जाता है, फिर रेंडमली कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए इस तरीके से रिवाइज भी करते रहना। ठीक है, तो इसी तरीके से हो पाता है। तो मैथ्स का मैंने अच्छी तरीके से बता दिया है, इसके बाद इंग्लिश का मैंने अच्छी तरीके से बता दिया है। ठीक है, और मैंने देखो टारगेट भी कितने कम कम लिए हैं, जो कि इजीली तरह से अचीव हो सकते हैं। बस जरूरत है तो सिर्फ स्ट्रेटजी की एंड टाइम मैनेजमेंट की। तो ये वाली जो स्ट्रेटजी जो मैं फॉलो करता हूँ, तो ये वाली एक बार करके देख लो, सिलेक्शन आपके हाथ में ही हुआ। ठीक है, जो कि बड़ी आसानी से हो जाता है क्लियर। ठीक है, ये स्ट्रेटजी सबसे बेस्ट है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने सब कुछ बता दिया आपको।
तो इसके बाद ये करने के बाद अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है या कोई भी मैथ्स का सवाल नहीं बनता या फिर कोई भी क्वेरी आती है, ठीक है, किसी के रिगार्डिंग, तो आप क्या करना है, टेलीग्राम ग्रुप है मेरा, उसमें ऐड हो सकते हो, ठीक है। तो उसमें है ना, इसकी जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप नाम से है मेरा, एनडीए स्टडी हैकर। तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, तो इसमें आप आ सकते हो, अपनी क्वेरी कोई भी पूछ सकते हो, ठीक है। आपका सिलेक्शन जरूर होगा, सिर्फ एक बार ये स्ट्रेटजी फॉलो करके देख लो। तो आई होप गाइज मैंने जो सारी बातें बताई हैं आप अच्छी तरीके से इन्हें फॉलो करोगे, ठीक है, और अपना सिलेक्शन अपने हाथ में लोगे। तो अगर कुछ सीखने को मिला हो या कुछ अच्छा टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटजी कुछ सीखने को मिली हो डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए फॉर मोर अपडेट्स। इसी के साथ मैं मैथ्स की ट्रिक्स भी लेके आऊँगा, ठीक है। अगर आप कहोगे तो अदर सब्जेक्ट भी लेके आऊँगा, ठीक है। तो शेयर विद योर फ्रेंड्स यू। थैंक यू।